स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली, क्योंकि आज हम बहुत ही छोटा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। छोटा टॉपिक इसलिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में मुश्किल से 8 या 9 नंबर का पूछा रहता है। तो 8 या 9 नंबर कोई एक क्वेश्चन नहीं पूछा रहता है, लाइन से 7-8 क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि स्क्रीन पर जितनी मेरे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुविकल्पीय आप लोग को शायद पता हो कि बोर्ड एग्जाम में स्टार्टिंग में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, 6 नंबर के 6 क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग को उसमें केवल टिक करना होता है। उसके बाद नीचे भी एक एक नंबर के आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज जो हमारा ये टॉपिक है, आज की इस वीडियो केवल एक एक नंबर वाले सभी टॉपिक पर बनी हुई है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो मतलब केमिस्ट्री में स्टार्टिंग के जो 8 से 10 नंबर होने वाले हैं वो आपके इस वीडियो में कन्फर्म हो जाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि जब वायु परिक्षेपण माध्यम में होती है तो बना हुआ सॉल्व कहलाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन जो सा ऑप्शन सही होगा आपको उसमें टिक कर देना है। तो करना क्या है, आपको ये क्वेश्चन आप लोग को नोट नहीं करना है एग्जाम में, केवल ये 4 ऑप्शन भी नहीं लिखने हैं। जो सही ऑप्शन होगा केवल वो ऑप्शन आप लोग को लिख देना है। जैसे इसका सही आंसर है कि एरोसॉल। ठीक है, तो ये आप लोग को केवल लिख देना है। उसके बाद देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि है। तो कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि को क्या कहते हैं हम लोग? अपोहन कहते हैं। तो यहाँ अपोहन पे आप लोग को लगा देना है। और ये सबसे हुआ वेप्टिकर स्कंदन बेडिंग आर्क विधि, इन सबसे आपको कोई मतलब नहीं, ना ही आपको ये कॉपी में उतारना है। केवल जो सही है केवल उसका आंसर आप लोग को एग्ज़ाम कॉपी में लिख देना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर हमको दिख रहा है कि कौन सा धनायन अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता है। तो भैया ये सब जो आपको दिख रहा है आगे VVI लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग के एग्जाम में आने ही आने हैं। और ये जो क्वेश्चन लिखे गए हैं ये पिछले 5 से 6 सालों को मिला के लिखे गए हैं, कि मतलब जो क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो कौन सा धनायन अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग को दिख रहे होंगे, Al3+। आप लोग को यही कॉपी में उतार देना है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, उसके बाद फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन है मेरा कि 1 क्लोरोब्यूटेन से एल्कोहलीय पोटास अभिक्रिया करके देता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, ब्यूटीन 1, ब्यूटीनॉल 1, ब्यूटीन 2 और ब्यूटीनॉल 2। तो आप लोग को जो सही ऑप्शन है वो लगा देना है ब्यूटीन 1, क्योंकि ब्यूटीन 1 ही जो होता है वो क्लोरोब्यूटेन से हमें एल्कोहल करके पोटास जो एलम होती है वो हमको प्रोवाइड कराता है। तो उसके बाद देखिए, पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा कि हैलो फॉर्म किसके जरा हैलोजन व्युत्पन्न करता है। ठीक है, तो किसके उत्पन्न करता है? मेथेन, प्रोपेन, एथेन या फिर बेंजीन। तो भैया हैलो फॉर्म जो है वो मैथेन ही हमें हमेशा प्रोवाइड कराता है। उसके बाद देखिए, नीचे आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया C6H6 मतलब बेंजीन, Cl2 मतलब क्लोरीन, तो मतलब बेंजीन और क्लोरीन हमें करके क्या देंगे, मतलब उत्पाद यहाँ पर क्या मिलेगा हमको अगर हम लोग बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से करा दें? तो भैया सीधी सी बात है कि हमें क्लोरोबेंजीन मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सीधे C6H6। तो यहाँ पर आप लोग को इस ऑप्शन को लिख देना है वहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 6 क्वेश्चन स्टार्टिंग के आते हैं एक एक नंबर वाले, वो तो मेरे यहाँ पर क्लियर हो गए हैं और आप लोग को भी पता चल गया कि कैसे हमें एग्जाम में करना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं उसके नीचे जो थ्योरेटिकल थोड़े दिए रहते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन, वो हम लोग इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग को बता दें कि जो स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं वो तो हो गए मेरे, लेकिन 4 क्वेश्चन अभी और आप लोग के बच रहे हैं, जो कि अभी रिसेंटली पिछले ईयर पूछे गए हैं। तो जो पिछले साल पूछे गए हैं वो भी 4 क्वेश्चन आप लोग को इसी में हम बता दे रहे हैं, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, लेकिन डाउट ये मत रखिएगा, एग्जाम में केवल 6 पूछे रहेंगे। आप लोग को बताए यहाँ पर ज़्यादा दिए जा रहे हैं, 10 बता दिए जा रहे हैं। तो क्योंकि भाई ये जो 6 बताएं, ऐसा थोड़ी ना ये आपके एग्जाम में फंस जाएंगे, है ना? तो और भी आप लोग पढ़ लीजिए, 4 क्वेश्चन और हैं इंपॉर्टेंट, वो भी आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग अच्छे से कर पाओ। तो भैया देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी आ चुका है हमारे सामने। क्या है कि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर बनाता है। तो क्लोरोफॉर्म अगर हम प्रकाश की उपस्थिति, मतलब उसको हम क्लोरोफॉर्म को अगर हम धूप में रख दें, ठीक है, तो वायु से ऑक्सीकृत हो जाएगा वो। तो वायु से ऑक्सीकृत होकर बनाएगा क्या? फॉस्जीन नाम की एक गैस बनाएगा। ठीक है, फिर देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है कि CHCl3 मतलब कि यहाँ पर एक तरह से आप लोग का क्लोरोफॉर्म ही यहाँ पर पूछा गया है। CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है ये भी आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे VVIM लिखा हुआ है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर भी हम बता चुके हैं अभी आप लोग, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण होकर क्या देता है? फॉस्जीन। तो यहाँ भी हमको क्या देगा? फॉस्जीन ही देगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि ल्यूकोस अभिकर्मक का प्रयोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के विभेद में किया जाता है। तो मोनो
हाइड्रिक जो होते हैं वो हमें ल्यूकोस अभिकर्मक से रिएक्शन जब करवाते हैं उसको तो हमें NO2 देते हैं, ठीक है। नन ऑफ दिस बोलने तो मतलब इसमें से कोई भी नहीं। NO2 पे आप वहाँ पर क्लिक कर दोगे, मतलब आप मतलब उसमें लिखा होगा लास्ट में कि इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें से हमें प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक किसी में भी हमें ल्यूकोस अभिकर्मक का प्रयोग नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर आप लगा दोगे इनमें से कोई नहीं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। फिनॉल को अगर हम नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करें, फिनॉल मतलब CH5OH जो फिनॉल मेरा फॉर्मूला होता है। फिनॉल को हम लोग नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म कर रहे हैं तो हमें पिक्रिक अम्ल मिल रहा है, यहाँ पर लिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल के साथ करेंगे तो हमें पिक्रिक एसिड मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो रहे हमारे 10 क्वेश्चन बहुविकल्पीय के। अब हम लोग देख लेते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, 2-3 क्वेश्चन है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, वो आप लोग देख लीजिए नीचे। उसके बाद देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन हमको दिख रहा है, हालांकि ये 1 नंबर में नहीं पूछा जाएगा आपका, ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेथिल अल्कोहल से डाईमेथिल एथर हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसकी रिएक्शन भी 2 होती हैं। एक रिएक्शन में जैसे आप लोग को नीचे दिख रहा होगा, एक रिएक्शन में नहीं निपटेगा, इसमें भी 2-3 रिएक्शन हमको लगानी पड़ेंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग के लिए लेके आए हम ये कि देख लीजिए आप लोग कि मेथिल अल्कोहल से डाईमेथिल एथर हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो भैया देखिए मेथिल अल्कोहल से डाईएथिल प्राप्त करने की विधि या फिर निर्माण नीचे दिया हुआ है। तो क्या है कि मेथिल अल्कोहल की हम लोग पहले अभिक्रिया अधिकता में 140 डिग्री सेल्सियस पर डाईमेथिल एथर बनता है। मतलब मेथिल अल्कोहल को अगर हम अधिकता में 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डाईमेथिल एथर मिल जाएगा। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि CH3OH मतलब मेथिल अल्कोहल है, ठीक है। इसको हम लोग शांत H2SO4 एक तरह से इसमें वाटर की तरह काम करता है, ठीक है। तो मेथिल इसके आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि CH3OH मतलब कि मेथिल अल्कोहल को हम गर्म कर रहे हैं 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें मिल रहा है मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट, मतलब CH3 ये वाला मिलेगा आपको, ये CH3 और यहाँ से HSO4 HSO4 चला गया, यहाँ पर एक H बचा हुआ है और यहाँ पर OH बचा हुआ है। तो ये H और ये OH, तो H 2 हो गए, एक O हो गया, तो मतलब H2O वाटर जो होगा मेरा वो बाहर चला जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम लोग फिर से एक बार रिएक्ट कराएंगे मेथिल अल्कोहल से 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो मेथिल अल्कोहल से जब इसको हम रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा CH3 और ये वाला OCH3, ये मिल गया डाईमेथिल एथर। और बचा क्या हमारे पास, एक H ये बचा हुआ है और यहाँ पर एक HSO4 बचा हुआ है। तो H2SO4 मेरा वापस देखिए जो हमने जिसको मिलाया था वो हमें क्या मिल गया, वापस मिल गया। इसीलिए आप लोग से करते हैं, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं भी है। एक तरह से आप लोग समझ सकते हो कि इसको हमने केवल रिएक्ट में यूज़ करने के लिए लिया है इसमें, ठीक है। समझ में ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। तब तक हम लोग बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं। तो ये कारण बताइए। क्वेश्चन जो होते हैं ये भी 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं कि सूक्ष्म विभाजित अथवा अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं। तो इसका एक नाममात्र कारण है जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि इसका कारण है कि उत्प्रेरक के जितने अधिक टुकड़े होंगे उतनी ही मुक्त संयोजकताएं बढ़ेंगी। तो जो उत्प्रेरक होगा हमारा, जो उत्प्रेरक क्या होता है, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या फिर घटाता है। तो बीच में जैसे ये एरो होता है, जैसे यहाँ पर आपकी कोई रिएक्शन लिखी हुई है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जो बीच में हम लोग यहाँ एरो बनाते हैं, तो वही एरो के ऊपर और नीचे जो लिखा रहता है वही होता है मेरा उत्प्रेरक। आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई कंपाउंड लिखा है इस तरह से, है ना, और इधर आपने कुछ हमको जो मिल गया, मान लीजिए जैसे अभी हम लोग ऊपर डायथिल एथर बना रहे थे, बीच में आप लोग ऐसा करके एरो बना देते हो इस तरह से। तो इसी एरो के ऊपर यहाँ पर या फिर यहाँ पर जो लिखे जाते हैं वो होते हैं उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक का काम केवल ये एक होता है कि रिएक्शन को बढ़ा देना या फिर घटा देना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिनके कारण उसकी कार्य क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। तो ये क्वेश्चन भी मेरा खत्म हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अधिशोषण, अधिशोष तथा अधिशोषक से आप क्या समझते हैं। तो अधिशोषण क्या होता है कि किसी ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ द्वारा किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित या फिर आकर्षित करने या की परिघटना को जिसके कारण अणु क्या हो, पृष्ठ पर सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, उसी को हम लोग अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण क्या है, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, किसी ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ द्वारा किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित, आप लोग ये भी लिख सकते हो कि इतना यहाँ लिखने के बाद आकर्षित करने की क्षमता को हम लोग अधिशोषण कहते हैं, ठीक है। फिर अधिशोष से देख लेते हैं हम लोग, अधिशोष से क्या है। यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को अधिशोष से क्या है। तो अधिशोष से हमसे ये होता है कि अणु
स्पेसिल या पदार्थ, या फिर आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा कि जो पदार्थ जो पृष्ठ पर सांद्रित या संचित होते हैं अधिशोष्य कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो कि पृष्ठ पर डालते ही सांद्रित हो जाते हैं, उसमें घुल मिल जाते हैं उससे, या फिर संचित या फिर इकट्ठे हो जाते हैं नीचे जाके, उसको हम लोग अधिशोष्य कहते हैं। अधिशोषक क्या होता है कि अणु, स्पीशीज या पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है, तो वह पदार्थ जिस पर ये सब अधिशोषण, ये सब पूरी घटनाएं हो रही होती हैं, उसको हम लोग अधिशोषक कहते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर वाली जो ये घटना अधिशोषण और अधिशोष्य जिस पदार्थ पर होती है उसको हम लोग अधिशोषक कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ी नॉलेजफुल रही होगी वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।